ओके अच्छा, अब नेक्स्ट let us discuss the difference between, there are two types of electricity: static electricity and current electricity. So I just want to discuss the difference between the two, because now from here after this we're going to be discussing about static electricity. All right, and we're going to be discussing about different types of materials. That's why. So static electricity, how you define it? So basically, when you talk about electricity, so we have already discussed that it is linked with the motion and presence of the charged particle. So when you talk about the static electricity, so what it what it actually means is that there is of no net flow of the charged particles in a certain direction, यानी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं हो रहे होते, ठीक है ना? स्टैटिक मतलब प्रेजेंट तो होते हैं वो, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका मोशन नहीं होता। ये कह लें कि मेजॉरिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो है आपके वो मूव नहीं कर रहे। हो सकता है वेरी फ्यू ऑफ देम मे हैव अ मोशन, बट मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव अ मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर कुछ का होता भी है मोशन तो रैंडम होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। सो देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? where where there is net flow of charged particles in a certain direction. जब आपके when in any case अगर आपको जो है in a material जो charged particles हैं, अगर वो एक particular direction में majority of them अगर they have a motion or they move कर रहे हैं, that phenomenon is referred to as current electricity. We're going to be discussing about the term current as well. ठीक है ना? Net flow of charged particles in a certain direction. ठीक है ना? अच्छा, now very soon you will be able to understand what is static electricity. अभी आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स डू यू हैव। ऑलराइट, नाउ one of the types of material that exist is what we call as conductors. ठीक है ना? अच्छा, अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? मैं आपको देखो एक बात बताता हूँ, ये आप लोग समझें। वो ये कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक मटेरियल है। हर मटेरियल में आपके एटम्स होते हैं और हर एटम में आपके न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ दिस इज बेसिक केमिस्ट्री, दिस इज बेसिकली बेसिक्स ऑफ द एटॉमिक फिजिक्स, जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी। सो ईच मटेरियल कंसिस्ट ऑफ एटम्स और हर एटम में आपका जो है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस में यू हैव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो आपके हर एटम के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना,
हर एटम के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके जो है दे आर इन रैंडम और दे आर इमीडिएट उसके और मतलब इमीडिएट वायरस स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना, उनका रैंडम मोशन होता है। अच्छा, अब होता ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी or we say that the motion it is linked with the motion and presence of charged particles. So the charged particles, when you talk about electricity, which is linked with the motion and presence of charged particles, so those charged particles are basically the electrons, ठीक है ना। जिन चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस या मोशन से आपकी इलेक्ट्रिसिटी लिंक होती है वो चार्ज पार्टिकल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एटम के अंदर वही आपके पार्टिकल्स हैं जिनका मोशन, जो के मोशन में होते हैं, इनका रैंडम मोशन होता है और वो मोशन में होते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, सो दे आर हेल्ड इन न्यूक्लियस, दे कांट मूव बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दे कांट मूव, ठीक है। तो अब ना ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, नाउ देयर आर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, एंड ये जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है ना, दे आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी these random motion electrons or free moving electrons they consist of, ठीक है ना। कुछ ऐसे आपके मटेरियल्स होते हैं जिनमें आपके पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक तो a large number of them have a random motion and therefore they are able to move through the material, वो आपके through the material move कर सकते हैं, they are referred to as फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। उनको हम फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, उनको हम डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ठीक है ना। फ्री मूविंग कह लें, डी लोकलाइज कह लें, ठीक है ना। एंड व्हेन दे ऑफ कोर्स when they flow in a certain direction, that is what that phenomena is what we refer to as electricity। अच्छा, कहीं कहीं होता ये है इन 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 सम सिनेरियोज आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके एक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अज्यूम कर लें, और ये आपके इसके पोए इस मटेरियल से, एंड दे हैव लैंडेड ऑन टू दिस मटेरियल, और लैंड होने के बाद दे आर नॉट मूविंग बट दे आर स्टेइंग where they have landed, यानी जहाँ वो लैंड किए वहीं पर ही स्टैटिक है। This kind of a phenomena is what we call as static electricity, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ट्रांसफर होते हैं from one material to the another, but they don't, after being transferred, they don't have a motion in a certain direction. So this phenomena is referred to as static electricity. इसके there are multiple applications जहाँ ये phenomena use होता है, ठीक है ना। सो इसके ये भी हम डिस्कस करते हैं कि ये आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में कैसे ट्रांसफर होते हैं, और ये विद व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स दिस कैन हैपन, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि लेट मी स्पेसिफिकली टेल यू दैट कि जो आपके मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, वो ये होता है कि आपके पास जो है, लेट्स सपोज आपके पास सॉलिड पीस ऑफ मेटल है, सॉलिड मेटल है आपके पास, पीस ऑफ मेटल, उसमें आपके पास क्योंकि सॉलिड स्टेट में है तो एटम्स आपके क्लोज टुगेदर हैं एक दूसरे के, और अब हर एटम के आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मेटल्स में पर्टिकुलरली क्या होता है कि इन ईच एटम जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे आर नॉट वेरी स्ट्रांगली हेल्ड विद देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो स्किप आउट हो जाते हैं फ्रॉम द, ठीक है ना, ऐसे स्किप आउट हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एटम। अच्छा, अब लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दे हैव
attraction with the atom. They are एक मिनट आ रही है आवाज? हेलो? ओके, ऑलराइट। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि ये जो आपके है ना, क्या कहते हैं, पार्टिकल्स हैं, तो मैं इसको बना देता हूँ इधर, बल्कि ब्लैक से बना देता हूँ। तो ये आपके नाउ ओवर हेयर, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि बेसिकली क्या हुआ है कि एटम्स, इन्होंने अपने एटम को स्केप कर दिया, बट दे आर स्टिल अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ द रिस्पेक्टिव एटम्स। ठीक है ना? जिसकी वजह से ये है कि ये मेटल सरफेस को स्किप नहीं करते, सिर्फ अपने जो है ना एटम के सरफेस को जो है ना इन्होंने स्केप किया है। और नाउ जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है ना, दे आर एक्चुअली क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी हाउ मेनी सच फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दे कंसिस्ट ऑफ, ईच टाइप ऑफ मटेरियल कंसिस्ट ऑफ। तो आपके पास कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें आपके पास इन electrons का which are now free to move throughout the structure of the metal, they are large in number, the number बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ऑलमोस्ट जितने आपके एटम्स हैं उनके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तकरीबन सारे ही आपके जो हैं उस तरीके से फ्रीली मूव कर रहे होते हैं थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ द मटीरियल। तो ऐसे जो आपके मटीरियल्स होते हैं, वी कॉल देम एज, दे आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर्स, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स आर द मेटल्स। जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ना, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स। उनमें आपके पास ये जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका बड़ा लार्ज नंबर होता है। एंड ऑफ कोर्स यू नो व्हेन दे मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन, जब ये आपके फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करते हैं, वी से दैट द मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, या हम पर्टिकुलरली कहते हैं कि द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द मटेरियल जब व्हेन दे आर मेड टू फ्लो इन अ सर्टेन डायरेक्शन। वैसे अभी यू नो एट रैंडम दे आर नॉट, मतलब आप कोई एक पीस ऑफ मेटल हाथ में लें, यू वोंट बी experiencing any flow of current through it because you're not going to be feeling any shock. उसकी वजह ये है कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट फ्लो नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके जो ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है उस मेटल के अंदर, वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, उनका एक रैंडम मोशन है। ठीक है ना? जो कि नेचुरल है, जो कि विद इन द सरफेस नेचुरल है, जो उनका एक रैंडम मोशन है। When they are made to move in a certain direction, then you experience shock। अगर आप होल्ड कर लें पीस ऑफ मेटल और उसमें अगर आपकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मेड टू मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन, यू आर गोना फील शॉक। क्योंकि इन दैट केस दे आर नॉट गोना बी जस्ट मूविंग थ्रू द सरफेस ऑफ द मेटल। उसमें ये कि आप जहाँ कहीं से भी इस मेटल को पकड़ेंगे ना, फिर नाउ अगर जैसे आपने यहाँ इस एंड से पकड़ लिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, नाउ मे बी सम ऑफ देम आर गोइंग टू मूव थ्रू योर बॉडी एज वेल, फिर वो आपकी बॉडी से भी जाएंगे, मूव करेंगे। ठीक है ना? सो these such materials are classified as conductors। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, materials which have free moving
free moving electrons and ions, which example metals, electrolytic solutions, राइट। अच्छा देखो, ये जो आपके मेटल्स हैं इन सॉलिड स्टेट, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और लेकिन इन लिक्विड्स, इन लिक्विड स्टेट, डू द कंडक्ट डू कंडक्टर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट? ऐसा नहीं है कि आपके जो कंडक्टर्स होते हैं दे आर ऑलवेज द सॉलिड्स, ऐसा नहीं। लिक्विड्स कैन आल्सो एक्ट एज अ कंडक्टर, एक्ट एज कंडक्टर्स। मतलब जो लिक्विड्स हैं, एग्जांपल्स जो हैं आपकी लिक्विड्स में जो कि एज कंडक्टर्स बिहेव करते हैं, उनमें आती हैं आपकी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, जिसमें आपके पास जो है यू डोंट हैव दीज इलेक्ट्रॉन्स, उसमें फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है ना। इन इन लिक्विड कंडक्टर्स जिनकी एग्जांपल आपकी है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जो भी होती हैं, तो उसमें एक बात याद रखिएगा कि उसमें जो आपका फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता। बेसिकली उसमें जो फ्लो होता है वो किसका होता है? आयंस का होता है। उसमें पूरे पूरे एटम्स बेसिकली मूव कर रहे होते हैं, बिकॉज इन अ लिक्विड स्टेट आपके जो एटम्स है ना, दे आर नॉट लाइक क्लोजली हेल्ड टुगेदर, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगी। तो इन इन दैट केस फिर आपके जो हैं जो आपके लिक्विड कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो आपकी मूवमेंट होती है वो चार्ज पार्टिकल्स की, तो बेसिकली दे आर नॉट द इलेक्ट्रॉन्स बट इंस्टेड दे आर द आयंस। उसमें पूरे पूरे आपके एटम्स जो हैं, पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, नेगेटिवली चार्ज एटम्स। अच्छा, हाउ हाउ डू यू गेट द आयंस? उसमें ये होता है कि आपका जो है जैसे NaCl है, NaCl, या आपने शायद you must have heard about this compound NaCl. It's a the you know the other name for NaCl is a salt। जो आपका टेबल सॉल्ट होता है उसमें ये कंपाउंड होता है NaCl। तो इसको जब आप पानी में डिजोल्व करते हैं ना, सो दैट सोल्यूशन जो आपकी बनती है, जो मिक्सचर आपका बनता है ना, सॉल्ट वाटर, जो सॉल्ट वाटर सोल्यूशन होती है, सॉल्ट वाटर मिक्सचर जो होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। वो एक कंडक्टर है, यानी उसमें से आपकी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है, या मोर स्पेसिफिकली करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसकी वजह ये है कि आपके जो NaCl है, जब आप इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, इट ब्रेक्स डाउन, फिर ये पूरा कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है, तो Na पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम chlorine particles, sodium particles get subtracted from the chlorine particles, and in fact ये जो आपके एटम्स, जो कि सोडियम एटम्स जो सेपरेट होते हैं और जो क्लोराइड एटम्स जो सेपरेट होते हैं, बेसिकली दे आर नॉट द एटम्स, दे आर बेसिकली आयंस। ये आयंस होते हैं, ये चार्ज होता है। इसका मतलब ये हाउ डू दे गेट चार्ज? दे गेट चार्ज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। दरमियान ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट्स हाउ गेट चार्ज। तो ये जो आपके पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं व्हेन दे गेट डिसॉल्व इन वाटर, तो ये आपके बेसिकली दे आर कॉल्ड एज आयंस। ये आपके चार्ज एटम्स हैं जिन्हें हम आयंस कहते हैं, दे एक्चुअली मूव थ्रू द लिक्विड, और ये आपके मूव करते हैं जब फ्लो कराया जाता है ना चार्ज पार्टिकल्स, तो बेसिकली पूरे पूरे आपके चार्ज एटम्स जिन्हें हम आयंस कहते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उन्हें कैटायंस कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उन्हें हम एनायंस कहते हैं। तो ये आपके मूव करते हैं। सो दैट्स हाउ द चार्ज पार्टिकल्स move in a liquid conductors, they are basically the ions, and in solids, ठीक है ना, जो आपके मेटल्स होते हैं इन सॉलिड स्टेट, उसमें आपके जो मूव करते हैं चार्ज पार्टिकल्स, दे आर दी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये याद रखिए, ठीक है। अच्छा, जो आपका गैसियस स्टेट होता है,
तो इन अ गैसियस स्टेट नन ऑफ द मटेरियल इज अ कंडक्टर, वो कंडक्टर नहीं होता, बिकॉज इन अ गैसियस स्टेट यू नो नो चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट, चार्ज पार्टिकल, यानी जो आपके मटेरियल गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनमें चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई अ गैस, बी इट हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, इज नॉट अ कंडक्टर, ठीक है ना। सो ऑल गैसेस आर बेसिकली इंसुलेटर्स, ठीक है। तो जो आपके नेक्स्ट type of particles and they are called as insulators. They are opposite of conductors. That means they have very low number of free moving electrons. मतलब ऐसा नहीं है, देखो इंसुलेटर्स में अगर हम ये कहें, इंसुलेटर्स में अगर मैं ये कहूँ कि फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो गलत होगा, होते हैं, लेकिन इनका जो नंबर होता है वो इतना कम होता है कि दे मे बी निगलेक्टेड। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मटीरियल्स which have nearly no free moving electron, ठीक है ना, मतलब ना होने के बराबर ही होते हैं इसमें। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो तो एक लॉन्ग लिस्ट है ना, जो कि आप फेमिलियर भी हैं, जैसे आपका वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, कोई पॉलीमर हो गया, बहुत सारे आपके एक लॉन्ग लिस्ट है। देयर आर देयर आर मेनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स अराउंड अस। बहुत सारे आपके मटेरियल्स जो हैं वो इंसुलेटर्स हैं, जो कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं उनको। ग्लास है वो आपका इंसुलेटर है, ठीक है ना। So there's a list of insulators and you are familiar with them as well. आप अपने डेली लाइफ में इनको यूज़ भी करते हैं। और जो थर्ड टाइप ऑफ जो है ना मटेरियल है वो कहलाते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स की जो है ना दे हैव प्रॉपर्टीज दैट लाई समवेयर बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मटीरियल्स materials which have intermediate properties, intermediate electrical conductivity compared to conductors and insulators। अच्छा, ये जो है ना, मैं आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में बता दूं कि सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली बिहेव इन अ नॉर्मली दे बिहेव इन अ वेरी वियर्ड वे। और बहुत यूजफुल एप्लीकेशंस में आपके सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, क्योंकि इनका जो वियर्ड बिहेवियर होता है ना, दैट मेक्स देम वेरी यूजफुल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके ये जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम्स हैं, आपके फैंस हैं, बहुत सारे आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिसमें आपके सेमीकंडक्टर्स का ना यूज़ होता है। और क्योंकि जैसे आपका ये जो आपका रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, जो रेफ्रिजरेटर है, इसमें बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है। तो अब रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, इसमें आप क्या पर्पज़ होता है इसका? पर्पज़ ये होता है कि इसके केबिन में जो कुछ है उसका मतलब उसकी केबिन का जो टेम्परेचर है उसको कूल डाउन करना। एयर कंडीशनिंग सिस्टम का भी यही काम होता है कि जिस रूम में इंस्टॉल किया गया उसका भाई टेम्परेचर ड्रॉप करना। तो ये जो कूलिंग प्रोसेस होता है ना, ये स्टार्ट कैसे होता है? ये स्टार्ट होगा जब सेंस होगा ना कि यार टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो अनलेस के देयर इज सम सेंसिंग सिस्टम, जब तक सेंस नहीं होगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाउ वुड द डिवाइस वुड स्टार्ट कूलिंग। तो ये आपके रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम्स हो गए, एयर कंडीशन सिस्टम्स हो गए, इसमें ना आपके सेंसर्स होते हैं।
सेंसिंग सर्किट्स इंस्टॉल्ड होते हैं, सेंसर्स होते हैं, जिनमें थर्मोस्टेट भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो these thermostats actually consist of components made out of semiconductors। और ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हाउ दे आर यूज्ड। मतलब थर्मोस्टेट एक बेसिकली एप्लीकेशन है जिस जहां आपका सेमीकंडक्टर यूज होता है, और ये थर्मोस्टेट आपका जो है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज होता है। अब थर्मोस्टेट बेसिकली क्या करता है, ये टेम्परेचर में जो चेंज आता है ना वो सेंस करता है। अच्छा, वो सेंस कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है, और जब वो कर रहा है तो उसके बाद जो है कूलिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल व्हाट आई एम गोना एक्सप्लेन लेटर ऑन। अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। आई होप टिल नाउ आपको ये समझ आ गया होगा कि आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। ये क्लियर है सब या नहीं है, जल्दी से बता दें। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब जो होगा आपके कंडक्टर्स, अब आ जाए कि ये मैंने आपको बता दिए टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ना। अब आ जाए कि इसमें जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं ना, इंसुलेटर्स होते हैं, हाउ कैन दे बी चार्ज, इनको हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको हम चार्ज कैसे कर सकते हैं ये डिस्कस करते हैं। तो आपके जो इंसुलेटर्स हैं इनको हम चार्ज करते हैं यूजिंग द फ्रिक्शन मेथड, चार्जिंग इंसुलेटर्स वाया फ्रिक्शन। कैसे चार्ज करें, इफ यू हैव अ पीस ऑफ वुड, एक एक प्लास्टिक रॉड है आपके पास, या आपके पास एक प्लास्टिक रॉड है, और ये आपके पास एक डस्टर है, ठीक है ना। ये आपका हो गया वोलन डस्टर, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया भाई, जस्ट अ सेकंड, ये थोड़ा सा हैंग हो गया, आई डोंट नो क्या हो गया। एक मिनट यार, ये हैंग हो गया, आई डोंट नो, एप्लीकेशन ज़रा रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास है वोलन डस्टर, और ये आपके पास है प्लास्टिक रॉड, ठीक है बात। अच्छा, अब कैसे चार्ज करेंगे, मुझे अगर इसको चार्ज करना है, आई जस्ट वांट टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज और या नेगेटिवली चार्ज। सो व्हेन यू चार्ज अ मटेरियल, so that means कि अगर for example if you want to make a material positively charged, that means कि it must have it needs to lose some electrons। मतलब क्योंकि अभी एट द मोमेंट आपका ये जो मटेरियल्स हैं दोनों ये न्यूट्रल हैं, इनमें जो भी आपके एटम्स हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ओवरऑल आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अ मटेरियल इन दोनों में वो इक्वल है। सो इफ ईच वन ऑफ दीज गेट चार्ज, तो अगर
जो पॉजिटिवली चार्ज होगा दैट मीन्स इट्स गोइंग टू लूज सम इलेक्ट्रॉन्स, ताकि उसमें आपके जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से काम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपके प्रोटॉन्स हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा, तो मटेरियल का पॉजिटिव चार्ज एंड और वो गेन होने से क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नंबर बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल इसका नंबर बढ़ जाएगा। तो अब कैसे करेंगे इन दोनों को अगर हमने चार्ज करना? आवाज़ आपकी, एक मिनट, ये क्या हुआ? स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब वी वुड लाइक टू चार्ज ईच वन ऑफ दीज इंसुलेटर्स। हम चाह रहे हैं कि दोनों चार्ज हो जाए, दोनों इंसुलेटर्स आपके जो है ना चार्ज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक दूसरे से ना इन दोनों को रब करेंगे, ठीक है ना, इनको रब करेंगे दोनों को एक दूसरे से। और वो आप ये जो मेथड आपका है ना कहलाता है, इसे हम फ्रिक्शन मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये एक दूसरे से रब होंगे एंड वी नॉट गोना बी लाइक रबिंग इट वेरी जेंटली, नो, हम यू नो वी गोइंग टू एक्सर्ट फोर्स, ठीक है ना, हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे एंड वाइल वी गोइंग टू बी रबिंग ईच अदर, तो हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्ट करेंगे बिकॉज वी वांट द फ्रिक्शन टू एग्जिस्ट बिटवीन देम। वैसे तो खैर आप जेंटली रब करेंगे तब भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट होगी, लेकिन वो कम होगी। जब आप मतलब ज़्यादा फोर्स लगा के रब करेंगे एक दूसरे को, so now then that case जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होगी वो सिग्निफिकेंट होगी, and that's actually going to produce heat. The materials will be rubbed forcefully to generate friction. Friction is going to produce heat, ठीक होगी बात? Electrons will absorb the energy and will escape from one of the materials, one of the surface of materials, from surface of one of the materials. Sorry, इसको मैं ज़रा रीराइट करूँ। ठीक है ना, एक मिनट यार, ये क्या हो गया? तो अच्छा, एक बात याद रखना बच्चों, करते हैं ना तो ऐसा नहीं कि दोनों फ्रिक्शन जनरेट हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से आपके दोनों मटेरियल्स में से इलेक्ट्रॉन्स लूज होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो दोनों में से किसी एक में होंगे। अच्छा, अब सवाल बनता है किस में होंगे? तो बेसिकली जो आप दो मटेरियल्स रब कर रहे हैं, उन दो मटेरियल्स में से जिसमें आपके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, उसमें से लूज करेंगे, दूसरे में से नहीं करेंगे। यानी अगर प्लास्टिक रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो ज़्यादा इजीली लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्लास्टिक रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो ज़्यादा इजीली स्किप कर सकते हैं सरफेस को कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वोलेंट डस्टर, तो वो आपके फिर इसमें से स्केप करेंगे एंड दे आर गोइंग टू लैंड ऑन द वोलेंट डस्टर, और वाइस वर्सा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से दो मटेरियल्स जो है ना वो रब कर रहे हैं। So electrons will absorb the energy and will escape from surface of
from surface of one of the materials. ठीक होगी बात? और the electrons are going, the electrons will land actually. The electrons will land on to the surface of the other insulator. ठीक है ना? The the material that will lose electron that will lose electrons will become positively charged, and the one that will gain the one that will gain will become negatively charged. ठीक होगी बात? So this is how you can actually charge insulator by friction. और इसमें होता ये है कि as far as these two are concerned, जहाँ तक इन दो मटेरियल्स की बात है, तो आपका जो प्लास्टिक रॉड है ना, इट एक्चुअली लूजेस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली दैन द वुलन डस्टर. तो ये आपके ना, ये अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो ये 8 गेन करेगा. तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी प्लास्टिक रॉड, ये आपकी नेगेटिवली चार्ज. ठीक है ना? ये ध्यान में रखिएगा. तो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसमें ना हानि, आपको जो सवाल है, इसमें बेसिकली यू आर नॉट आस्क्ड बिकॉज यू डोंट नो. तो मतलब until unless you demonstrate or perform the experiment you won't know. मतलब इवन जो है, वैसे तो खैर इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं, बट यू नो स्टिल इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ मटेरियल्स दैट यू चूज, जो कि आप रब कर रहे हैं. तो एट द टाइम व्हेन यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, आप रब करते हैं, उसके बाद यू चेक फॉर कि आपके जो दो मटेरियल्स हैं वो उन पे क्या चार्ज आया है. ठीक है ना? सो you can't tell before until unless you perform the experiment. आप नहीं कर सकते, बता सकते. But ये कि what was the purpose of telling you this was to know how do you charge insulators. Insulators को अगर आपने चार्ज करना हो, ठीक है, उसमें से कौन सा पॉजिटिवली होगा कौन सा नेगेटिवली होगा, वो एक that is a different thing ना. ठीक है ना? That's a different thing. वो तो बाद में आप चेक करते हैं. बट ये कि फर्स्ट थिंग इज कि आप चार्ज करेंगे कैसे. सो यू मस्ट नो द मेथड. मेथड पता होना चाहिए. वो मेथड ही आपका कहलाता है फ्रिक्शन मेथड. ठीक है ना? अच्छा, एक सवाल और भी आता है. एक सवाल और भी बच्चे पूछते हैं, वो ये कि सर हम इस मेथड से कंडक्टर्स को नहीं चार्ज कर सकते. तो मैं आपको एक आखिरी चीज़ बताता हूँ और उसके बाद फिर हम क्लास एंड करते हैं. ठीक है ना? अच्छा, वो क्या चीज़ है कि देखो, मैं आपको ना बस एक आई टेक यू 5 to 7 मिनट्स. देखो, आपके पास ये दो मटेरियल्स हैं. अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ. ये आपके पास है प्लास्टिक रॉड और ये आपके पास है वूलन डस्टर. मतलब ये प्लास्टिक है, वूल है, और प्लास्टिक से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ऑन टू द वूलन. ठीक है ना? अच्छा, अब जो जो आपके एरियाज इन कांटेक्ट होंगे, जब आप इन दोनों मटेरियल्स को रब करेंगे, तो वाइल रबिंग ईच अदर, जो आपके रीजन ऑफ दीज मटेरियल्स आपके इन कांटेक्ट होंगे,
तो उस रीजन से आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन मटेरियल एंड इट विल लैंड ऑन द ऑपोजिट रीजन ऑन द, मतलब यानी कि यहाँ से अगर आप रब कर रहे हैं ये रीजन, ये जो आपका रीजन है ये वाला हिस्सा इस मटेरियल का और ये वाला इन कांटेक्ट है, तो आपके जो है बेसिकली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर होंगे एंड इट विल लैंड ऑन ओवर हियर एंड दे आर गोना रिमेन स्टैटिक। ये क्या रहेंगे, मूव नहीं करेंगे ये, मतलब ट्रांसफर तो होगा इलेक्ट्रॉन्स अब, लेकिन वूल पे आने के बाद ये मूव नहीं करेंगे, स्टैटिक है। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि इनके यहाँ आ जाने के बाद हो ये रहा है कि आपके जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना, जो ऑलरेडी इस वूल का पार्ट है, वो आपके मूव नहीं कर रहे। अरे जब वही मूव नहीं कर रहे तो जो आपके प्लास्टिक से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कैसे मूव करेंगे? मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके लैंड कर रहे हैं, फॉर देम टू मूव अराउंड द मटेरियल, मतलब इस वूल जो मटेरियल आपका इसके अराउंड मूव करने के लिए ज़रूरी है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो लैंड हुए उनको पुश किया जाए। तो जो ऑलरेडी आपके इस मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो मूव नहीं कर रहे, तो जो लैंड करेंगे आपके फ्रॉम द प्लास्टिक वो भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो भी आपके मूव नहीं करेंगे, दे गोना रिमेन स्टैटिक एट देयर पोजीशंस, अनलेस के आप जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लैंड हुए, आपने इनको हाथ लगा लिया, अब जब आप इसको यहाँ से टच कर लोगे आप लोग, तो फिर इन दैट केस आपकी नाउ दे गोना गेट पाथ। अब देखो वूल के विद इन तो ये मूव नहीं कर सकते, लेकिन आपके टच होने से क्या होगा, नाउ योर बॉडी इज अ कंडक्टर, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है। नाउ व्हाट हैपन नाउ, दे आर गोना बी इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मूव विद इन द वूल, अब ये जो है ना आपकी बॉडी के थ्रू इस तरीके से मूव करते हैं। They'll get a part and a little shock, मतलब आप थोड़ा सा फील करेंगे कि आपको शॉक लगा, क्योंकि आप नाउ द बॉडी हैज असिस्टेड दीस इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू देम, उनको पाथ मिला, अभी पाथ में क्या एक सही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, नाउ अ वेरी स्मॉल करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू इट, तो वो आपको शॉक फील होगा, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे आ जाए, क्या हो रहा है कि आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ना, अच्छा पेयर्स होते हैं ना आपके, हर प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन होता है, हर प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन होता है, तो बहरहाल ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये तो चले गए इधर, 1 2 3 4, और ये 4 आपके प्रोटॉन्स जो है ना ये रह गए तन्हा, अकेले रह गए। अब जब ये अब इनके साथ अगर ये पेयर्ड आपके एटम्स नहीं है, मतलब अगर ये वाले जो 4 एटम्स हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो जो आपके बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, जो आपके बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल हैव अ टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्टेड टू दीज, मतलब वो फिर आपके इन प्रोटॉन्स के साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर ये कंडक्टर होता ना तो क्या होता कि आपके ये इलेक्ट्रॉन्स इस वाले प्रोटॉन मूव कर रहे होते हैं ना कंडक्टर में, तो ये इससे जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर ये खाली हो जाता है प्रोटॉन, तो इस ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे आगे अट्रैक्ट हो जाता है, फिर ये वाला इससे हो जाता है, लाइक दैट। सो इन दैट वे देयर वुड हैव बीन अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द मटीरियल। लेकिन अभी ये प्लास्टिक इंसुलेटर है, इसमें चलो ठीक है, इन एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स मूव लूज कर दिए, तो जो बाकी एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो आपके जो है ना इनसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, फोर्स लगेगी, लेकिन ये मूव नहीं इनकी तरफ, क्योंकि इंसुलेटर है ना, ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं, इस वजह से तो ये मूव नहीं करेंगे। तो इस वजह से आपका जो है रब होने के बाद ये जो मटेरियल्स हैं ये चार्ज तो हो गए, दे हैव बिकम चार्ज, बट इसमें जो है ना कोई फिलहाल फ्लो
नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं है, सो दैट मीन्स वी विल से कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. करंट एक्चुअली रिफर्स टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना, देन what is referred to that is what is referred to the current. तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे, वी से दैट देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट. तो यहाँ पे भी ये होगा कि रब करने से चार्ज तो हो जाएंगे दोनों मटेरियल्स, लेकिन करंट इनका फिर भी फ्लो नहीं करेगा, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी. हाँ, अगर आप टच करेंगे ना, फिर ऐसा होगा. यहाँ पे आप टच करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अ पाथ टू फ्लो योर थ्रू योर बॉडी इनटू द अर्थ. अर्थ इज द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ अर्थ में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन भी करते हैं और अर्थ से फ्लो आउट भी करते हैं. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को दे विल गेट अ पाथ थ्रू योर बॉडी टू मूव इनटू द अर्थ, सो द करंट विल फ्लो थ्रू योर बॉडी, तो यू विल रिसीव अ शॉक. यहाँ पे भी अगर आप इस रीजन में जो है ना टच करेंगे, अब आप सोच रहे हैं सर ये यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो यहाँ इन केस जब आप टच करेंगी या करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी से फ्लो नहीं करेंगे, बल्कि अर्थ से फ्लो करेंगे थ्रू योर बॉडी, एंड दे आर गोइंग टू कम ओवर एंड न्यूट्रलाइज दीज एटम्स, और इनके साथ पेयर अप हो जाएंगे. तो अगेन फिर आपकी बॉडी से फ्लो तो कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो अगेन यू गोना रिसीव शॉक. लेकिन ये तब होगा जब आप इनको इस रीजन में टच करेंगे. नहीं कर रहे, स्टैटिक रहेंगे, ये आपके चार्ज तो हो जाएंगे मटीरियल्स, करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है ना. हाँ, अगर ये कंडक्टर्स होते हैं ना, तो कंडक्टर्स में ये होता है कि फिर आप, यही वजह है कि आप कंडक्टर्स को इस तरीके से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप दो कंडक्टर्स को रब करते हैं, ठीक है ना, दो कंडक्टर्स हैं, आपने उनको रब किया, रब करने के बाद द प्रॉब्लम इज, यू नो, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंटिन्यूसली इन मोशन. आपके इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस मोशन में होंगे थ्रू आउट जो कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर्स में मोशन में होंगे. तो उसकी वजह ये होगी कि अगर आप, इफ़ यू कैन टच द कंडक्टर फ्रॉम एनीवेयर, या अगर वो किसी और कंडक्टर से टच हो, सो इलेक्ट्रॉन आर गोना स्ट्रेट अवे फ्लो थ्रू इट, और जो है ना होगा ये कि दे आर गोना फ्लो इनटू द अर्थ, और आपका जो है ना कंडक्टर दोबारा से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ये प्रॉब्लम. तो इस वजह से हम कंडक्टर्स को इस मेथड के थ्रू चार्ज नहीं कर सकते. चार्ज तो कर सकते हैं, करते नहीं है. अगर आप करेंगे भी तो वो चार्ज रहेगा नहीं. बस ये एक प्रॉब्लम है कंडक्टर्स की. ठीक है ना. कंडक्टर्स को इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है, क्योंकि फिर वो चार्ज रहेगा नहीं, और उसकी क्या वजह वो भी मैंने आपको बता दी. ठीक है ना. तो एनीवेज, दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. इज देयर एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क एनी वन ऑफ यू? प्लीज जल्दी से पूछ लें. ऑल क्लियर? क्लियर हो गया? एक मिनट. इज इट क्लियर? Okay. So we'll end over here, and we're going to continue from here tomorrow in the next class, inshallah.